हम मेन रूप से लिम्फोइड ल्यूकीमिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं। टाइम मिला तो हम माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया के बारे में बातचीत करेंगे। मेन टॉपिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया रहने वाला है। तो लिम्फोइड ल्यूकीमिया में बात करें, चलो ल्यूकीमिया में बात करें, दो प्रकार के ल्यूकीमिया रहते हैं। यदि कैटेगराइजेशन करना हो पर्टिकुलर, एक एक्यूट ल्यूकीमिया रहता है और एक हमारा क्रोनिक ल्यूकीमिया रहता है। तो इस प्रकार हम टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रोनिक ल्यूकीमिया और इसमें हेरी सेल ल्यूकीमिया आ जाता है। इसमें इस कैटेगरी में बात करें, बाकी माइलॉइड में भी एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया और क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया आ जाता है। तो लिम्फोइड ल्यूकीमिया में बात करके चलो, सबसे पहला आता है हमारा एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में सबसे ज़्यादा बात करें जाए केस के बारे में पता चलती है, तो ज़्यादा इसमें चाइल्ड का प्रेजेंटेशन मिलता है। उसके अलावा जैसे कॉमन सिम्टम्स सारे मिलते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके अलावा एनीमिया मिल जाता है, पेंसाइटोपिनिया मिल सकता है, और उसके पेंसाइटोपिनिया मिल सकता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं कोगुलेशन के डिसऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि वो सारे ब्लड सेल प्रभावित हो रही है, सिंपल सी बात है। बाकी तो इसमें थोड़े बहुत और सिम्टम भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें क्या है तो टेस्टिस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है इसमें, और उसके अलावा CNS का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़े से डिफ्रेंशिएटिंग प्रेशर है, और जो ल्यूकीमिया से आप डिफ्रेंशिएट करना हो, ये चीज़ है। इसमें बात करके चले हम, तो किसको कैटेगराइज करेंगे इसमें तीन कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी जो होती है बर्केट टाइप जिससे होती है, इसको ज़्यादा कुछ खास पढ़ा नहीं आता। मेन इसमें आते हैं तीन कैटेगरी, तो L1, L2 और L3। L1 में होता है प्री बी सेल ल्यूकीमिया, उसके अलावा होता है L2 टी सेल ल्यूकीमिया, और 3 होता है बर्केट टाइप, जिसको यूजुअली पढ़ा नहीं जाता, सिंपल सी बात है। दोनों के लिए क्या कॉमन चीज़ रहती है, दोनों में होती है पास पॉजिटिविटी रहती है। ये सबसे हॉलमार्क मान लीजिए ल्यूकीमिया का, क्योंकि माइलो वाले में बहुत सारे स्टेन आ जाते हैं, माइलो पेरोक्सिडेज, NPE, NSP, और उसके अलावा सडान ब्लैक, ये सारे के सारे स्टेन आते हैं, सारे के सारे नेगेटिव रहते हैं। बस पास वाला स्टेन होता है वो पॉजिटिव रहता है, तो पास स्टेन पॉजिटिव रहता है इसके लिए। और क्या देखने को मिलता है कॉमन इनमें, तो वही तो क्या CD10 मार्कर मिलता है हमको, क्योंकि सिंपल सी बात है प्री बी सेल ल्यूकीमिया का रहता है। यदि आपसे इन्वेस्टिगेशन पूछे तो CD3 होता है प्री बी सेल ल्यूकीमिया का मार्कर है। और बाकी कॉमन बताऊँ तो वो रहता है TDT। ये मेन रूप से तो सिंपल सी बात है, टी सेल ल्यूकीमिया तो 100% पॉजिटिव मिलेगा, बाकी बी सेल ल्यूकीमिया तब भी 95% केस में ये पॉजिटिव मिल सकता है। तो पर बहुत ही मान लीजिए इसको 95% में, तो बोथ बी सेल एंड टी सेल ल्यूकीमिया के लिए मान लीजिए। तो इस तरीके से ये मार्कर रहते हैं। कुछ अदर मार्कर की बात करके चले, बी सेल ल्यूकीमिया, टी सेल ल्यूकीमिया पता ना करना है तो प्री बी सेल ही लिख देता हूँ। बी सेल ल्यूकीमिया के लिए जो मार्कर रहता है वो होता है हमारा CD19, CD10 तो मैं बताया था, और उसके अलावा CD20 रह सकता है, और CD23 भी मिल सकता है कुछ जगह। तो ये तरीके से ये मार्कर रहते हैं हमको। सिंपल सी बात है, मेन रूप से आपको CD19 और CD23 तो याद रहनी चाहिए। तो कौन सी सिंपल सी बात है वो याद रहने जरूरी है आपके लिए। उसके अलावा टी सेल की बात करके टी सेल ल्यूकीमिया के लिए, टी सेल ल्यूकीमिया में आपको CD1 से स्टार्ट है, CD1, CD2, CD3, CD5, काफ़ी आसानी से याद करना था, इसलिए CD1, CD2, CD3, CD5 ये एक तरीके से इसमें मिल जाते हैं। इसको CD10 को आगे रखना थोड़ा आसान रहेगा, CD19, CD20, CD23 ये कॉमन चीज़ है। ये जो मैं क्रॉनिक वाला केस भी पढ़ाऊंगा तब भी आपको मिलेंगे, उसमें ही मिलते हैं। उसमें CD5 नेगेटिव मिल जाता है। क्यों मिलता है CD5 नेगेटिव क्रॉनिक वाले में, क्योंकि सिंपल सी बात है टी सेल में ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसके अलावा जैसे कि क्लिनिकल फीचर्स मैंने बता दिए, CNS इन्वॉल्व, बाकी काफ़ी सारे फीचर मैंने बताए नहीं, जो एनीमिया पेंसाइटोपिनिया वाले हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं आप चाहे तो। मैंने बताया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं है। तो ये चीज़ आप पता होनी चाहिए आपको। CD19, CD20, CD23,
उसके अलावा मैं बात करके चलूँ, और ये सिंपल सी बात है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहती है, TDT मार्कर होता है थोड़ा सा, ये चीज़ इसके इम्पोर्टेंट रहते हैं। फिर इसका मेन एक्सपर्ट आ जाता है ये, तो एक तो हम इसके बारे में बात करेंगे, मॉलिकुलर एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। जैसे तो क्लिनिकल फीचर हो गया, इन्वेस्टिगेशन वाला फीचर हो गया, क्लासिफिकेशन होगा, फिर मॉलिकुलर एक्सपर्ट पाए जाते हैं। मॉलिकुलर एक्सपर्ट में बात करके चले तो L1 की बात करके चलूँ, मॉलिकुलर में L1 होता है प्रीवी सेल, उसमें क्या मिलता है, वो मिलती है हमको हाइपर डिप्लॉइडी। हाइपर डिप्लॉइडी में कौन सा म्यूटेशन मिलता है, T12L12 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखें, क्योंकि ये ज़्यादा जैसे 75% केस में ये मिलता है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कौन सा ल्यूकीमिया मिलेगा, यदि आपसे एक ही म्यूटेशन पूछा जाए, तो बहुत सारे म्यूटेशन मैं बताऊंगा, यदि आपसे फिक्स से एक म्यूटेशन पूछा जाए, एक ही याद रखना है, तो आपको यदि याद रखना होगा, जब मैंने शुरुआत पढ़ा था तो मैंने यही याद रखा था, इसलिए ध्यान रखना है। ऐसे याद रखना है 12-21 थोड़ा सा एकदम इंटरचेंज कर सकते हैं सही थी, तो ट्रांसलोकेशन 12-21 से आप याद कर सकते हैं हाइपर डिप्लॉइडी वाला। और उसके अलावा रहते हैं हमारे ट्राइसोमी रहती है, ट्राइसोमी रहती है 3 के अंदर पे 4, 3, 10, ये तरीके से ट्राइसोमी रहती है हमको, हाइपर डिप्लॉइडी रहता है इस तरीके से। और कैसा प्रोग्नोसिस रहता है, गुड प्रोग्नोसिस रहता है। L2 की बात करें, टी सेल वाले की, सिंपल सी बात है, टी सेल में सिंपल सी मार्कर को पता लग गया, मेन उसमें म्यूटेशन पता होना चाहिए। तो म्यूटेशन एक तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, CD10 ट्रांसलेशन 1922। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जो इसमें जो बनता है हमारा, सिंपल सी बात है, एंजाइम बनता है हमारा टायरोसिन काइनेज, उसकी जो वजन होता है वो 190 किलो डाल्टन रहता है टायरोसिन काइनेज का। अब कैसे याद रखेगा चलना, क्योंकि जैसे मैं क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया में बताऊंगा, उसमें म्यूटेशन यही रहता है, लेकिन उसमें ये याद करके चलें, ये उसमें मेन म्यूटेशन रहता है, सिंपल सी बात है, जिसमें यहाँ पे पुअर प्रोग्नोसिस की संभावना कम है, तो इसलिए मान चले ये वो नहीं भी दे ऑप्शन में, मेन का आपको यही म्यूटेशन याद रखना, ये वाला और ये वाला। लेकिन आपको यदि ये चीज़ इसमें लिखनी हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस कम है, तो इसका थोड़ा वजन कम होगा। जैसे मैं अपने स्टाइल बता रहा हूँ, याद करनी आपकी मर्जी, कैसे भी याद रखें, इसलिए इंपॉर्टेंस कम है, इसलिए इसका वजन कम है, इसलिए ये चाहिए। या फिर नया नया है तो नया नया में वजन कम ही रहेगा, तो अक्यूट वाली है, इसलिए सिंपल सी बात है, इसका वजन कम रहता है, तो 190 किलो डाल्टन रहता है, म्यूटेशन सेम ही रहता है, बस उसमें जो मात्रा होती है एक तरीके से, सिंपल सी बात है, इसका डालना है ना, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम रहता है, मैं लिख दूँ चाहे तो, ये चीज़ है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम रहता है। और उसके अलावा बात करें चलें, और चीज़ बात करें, T411 रहता है तरीके ट्रांसलोकेशन। मेन चीज़ इसमें आती है मीडियास्टिनल मास, जो होता है थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट होता है, थाइमस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, थाइमस इन्वॉल्व, जिसके कारण क्या मिलता है हमको, मीडियास्टिनल मास देखने को मिलता है हमको एक्सरे पे। चेस्ट एक्सरे पे देखने पड़ेगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, कुछ भी दिक्कत होती है सामान्य को, ये फटीग वगैरह होना, ये काफ़ी एक वाली बात रहती है, काफ़ी कॉमन सी बात रहती है। चेस्ट एक्सरे बहुत ही एकदम शुरुआत में कराते हैं, ये वाली इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में होता है नहीं, सीधे सीधे वहाँ पे तो डालेगा नहीं क्रोमेटोग्राफी कराने के लिए, ये सारी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी पहले हो जाती है और हर हॉस्पिटल में उपलब्ध होती है, जिसके कारण चेस्ट एक्सरे बहुत पहले हो जाता है। तो इसलिए ये एक तरीके से ओवरऑल थोड़ा सा गुड प्रोग्नोसिस मान सकते हैं, क्योंकि सिंपल जो पूरा प्रोग्नोसिस वाला केस भी है, उसमें भी चीज़ें थोड़ी जल्दी डिटेक्ट हो जानी है सिम्टम के कारण, इसलिए थोड़ा सा जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। हालांकि सिंपल सी बात है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, CNS टेस्टिस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, ब्रेन सिस्टम मिल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, पुअर प्रोग्नोसिस तो उसमें ब्रेन का सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए क्या मिलता है इसमें, तो इसलिए इसमें डेथ की संभावना भी ज़्यादा रहती है और इलाज भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। मतलब दोनों दो धाई तलवार है एक तरीके से, तो सिम्टम जल्दी पकड़ने लग जाएगा, तो सिंपल सी बात है, इलाज भी हो सकता है जल्दी, सुविधा नहीं है तो उसका क्या है कि एक तरीके से पुअर प्रोग्नोसिस भी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इन चीज़ों का ट्रीटमेंट को सिंपल सी बात है, खाली आप वो वैसे एक प्रोफाइलेटिक थेरेपी देके तो परमानेंट इलाज कर नहीं सकते, CNS और टेस्टिस वाले का, सिंपल सी बात है, और वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से। तो एक तरीके से ये हमारा हो गया एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। मेन दूसरा को क्लासिफिकेशन याद रखना है, ये ज़्यादातर मैंने हर्षमून में देखा था, शायद ये तो रोमिस में समझ में नहीं आया था, रोमिस में लिखा भी नहीं हुआ था, तो ये हर्षमून में का क्लासिफिकेशन है
सिंपल सी बात है, मार्कर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि TDT और CD10 वाला ये हर जगह मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। PABS स्टेन याद रखें, खासकर ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्या क्या डिफ्रेंशिएट करोगे, या एक्यूट वाला लिम्फोसिटिक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे, उसमें काम आते हैं ज़्यादा चीज़ें कि ये मार्कर है, ये PS स्टेन है, ये बता देता है कि ये एक्यूट माइलोसिटिक नहीं है, ये लिम्फोब्लास्टिक है, ये स्टेन पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी चीज़ों को एक तरीके से बताने का काम करता है। इस तरीके से ये बस थोड़ा सा ये आपसे MCQ के नाम पे ये ध्यान रखिए, आसपास मेरे टाइम पर पूछा गया था, शायद में जाना है, ये था शायद सेमेस्टर का था, प्री उसी का था, उसमें पूछा गया था थाइमस वाले माले मीड स्टील मास उससे थाइमस वाला, इन थाइमस तो थोड़ा सा इजी सा हो जाता है, थोड़ा सा पहचानने में थाइमस से पहचान जाते हैं, क्योंकि थाइमस वैसे लिम्फोइड ऑर्गन चाहिए, इसलिए मिड स्टील मास होता है, तो उस काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहती है और थोड़ा सा पहचानना ही रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ये चीज़ें ट्रीटमेंट वाली बात मैं तभी करूँगा जब मैं एंटी कैंसर ड्रग है उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसलिए अभी मैं ट्रीटमेंट वाला जो एक्सपर्ट है उसको मैं एक तरीके से कवर नहीं कर रहा हूँ। तो एक तरीके से ये हो गया हमारा सिंपल सी बात है, कौन सा टाइप का सा हो गया डिसऑर्डर हमारा, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया हो गया। फिर हम बात करते हैं क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की बात करूँ तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर जगह को अभी मोस्ट कॉमन लिखा ही है क्वेश्चन में, जहाँ पे जैसे चाइल्ड में तो मिलता ही है कि अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, तो पहचानना आसान रहता है। बाकी कि ये जो ल्यूकीमिया है ये क्या है, ज़्यादातर जगह मोस्ट कॉमन रहता है, चाहे मोस्ट कॉमन एल्डरली कह दिया जाए या मोस्ट कॉमन वेस्टर्न कंट्रीज कह दिया जाए, मोस्ट कॉमन विद जो क्या कहते हैं रेडिएशन एसोसिएटेड नहीं है, मतलब बिना कोई रेडिएशन की हिस्ट्री नहीं है, तब भी आपको जैसे मान के जब कोई रेडिएशन की हिस्ट्री नहीं दे रखी है और एलर्जी दे रखा है, तब भी मान के यदि रेडिएशन हिस्ट्री दे रखी है तो कराओ EML कंसिडर करेंगे। उसके बारे में तो फिर बात करेंगे क्लिनिकल फीचर से, हालांकि पूछेगा नहीं क्योंकि काफ़ी बार थोड़ी चीज़ ठीक ठाक हिस्ट्री देगा, क्योंकि सिम्टम बिल्कुल सेम रहते हैं, जितने भी चाहे माइलोसिटिक ल्यूकीमिया बताऊँगा उसके भी सिम्टम सेम रहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ नहीं। मेन जो उसमें पूछा जाता है वो जाता है कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस पूछा जाता है, कॉन्वेंट ये कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस करके पूछा जाता है, कभी बार स्लाइड भी दी जाती है, जैसे मेरे साथ 3 या 2 बार स्लाइड में लगातार पूछा गया था इस पर क्वेश्चन। ये मतलब जैसे हमें आप मुश्किल से आधे मिनट में देख के आनी होती है, तो इसमें क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पहचानना कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस। इसमें क्या कि खाली बस जैसे एक ही शेप की सेल्स मिलेंगे, एक ही सेल मिलेगी आपको बार बार हर जगह। उसमें क्या है कि जैसे कि कॉन्वेंट गर्ल में क्या होती है, एक तरीके से एक ही ड्रेस पहन के आते हैं बहुत सही लड़कियाँ, मतलब गर्ल की बात नहीं है, बॉय भी मतलब एक ही ड्रेस पहन के आते हैं, बॉय कौन से फैंसी आदमी है, तो बॉय भी एक ही ड्रेस पहन के आते हैं, तो कॉन्वेंट चल रहा हो जैसे कि वो स्कूल वगैरह में तो सब एक ही ड्रेस पहनते हैं, तो इसलिए क्या है कि इसके कारण क्या कि सारे की सारी सब एक जैसी दिखती है, तो ये चीज़ है, ये इसको अपीयरेंस को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CML जो होता है उससे डिफरेंशिएट करना होता है। CML में गार्डन पार्टी अपीयरेंस मिलती है, यानी पार्टी में सब अलग अलग कपड़े तरीके कपड़े पहन के आते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे अलग अलग शेप की सेल्स मिलती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस देखने को मिलती है। ये तो मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बाकी तो और एक्सप्लेन करूँगा, और एक स्मग्ड सेल वगैरह का भी एक्सपेक्ट आता है, मेन उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। या फिर जैसे मैं स्मग्ड सेल भी ले सकते हैं, क्योंकि स्मग्ड सेल को देख के मैं पहचान रहा था, काफ़ी बार मेरा आसान होता था इस तरीके से पहचानना, सिंपल सी बात। कॉन्वेंट स्कूल गर्ल कर लेता हूँ, कॉन्वेंट गर्ल क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूल गर्ल ये चीज़ है। और स्मग्ड सेल मिलती है, स्मग्ड सेल में क्या होता है, एक तरीके से ये क्या एकदम टूटी फूटी सी मिलती है। तो मैंने बताया था जब मैं गाउचर डिजीज एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं बताया था कि इसमें मैं हीमोलाइटिक वगैरह बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि एक तरीके से सिम्टम क्या लगभग सेम आते हैं, और स्मग्ड सेल के आधार पर ही काफ़ी हद तक हम कन्फ्यूज कर जाते हैं, कई बार वो गाउचर डिजीज होती है लेकिन स्मग्ड सेल पहचान के सीरियल कर देते हैं, तो उसके लिए यह चीज़ याद रखना, तो काफ़ी बार बिल्कुल एकदम वैसे ही इस तरीके से मिलेगी, एक तरीके से प्लग स्मग्ड सेल आपको देखने को मिलेगी, फटी फटाई से देखने को मिलेगी। अब मेरे पास फोटो बता तो मैं दिखा देता उसकी स्मग्ड सेल की, होगा शायद मेरे पास ज़्यादा क्या, तो एकदम ऐसा मिलता है, जैसे ये है, ये ऐसी ऐसी हो रखी है, ये स्मग्ड सेल टाइप की सी रहती है, चाहे तो मैं दिखाना चाहूँ,
चल रहने दो, ब्रास में दिखा दूँगा, अभी तो फिर ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो स्मग्ड सेल देखने को मिलती है हमें। तो ये चीज़ 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये तो याद रखने ही रखने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आते हैं मार्कर्स पे। सिंपल सी बात है, कौन कौन से मार्कर देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से मार्कर देखने को नहीं मिलेंगे। एक तो सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, अडल्ट में रहेगी। अडल्ट में और मोस्ट कॉमन है अडल्ट में। इसका मतलब ये नहीं कि ये मोस्ट कॉमन अडल्ट में मोस्ट कॉमन कौन सी ल्यूकीमिया है, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है, ये चीज़ है। और उसके अलावा इसके मार्कर्स को ध्यान रखा जाए तो मार्कर्स से पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो मार्कर्स रहते हैं हमारे, सिंपल सी बात है, CD5, CD19 और CD23, ये चीज़ है। इसमें CD10 नहीं आता क्योंकि सिंपल सी बात है थोड़ी सी मेच्योर सेल हो जाती है, CD10 नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए मैं CD10 और TDT को मैं गिनवा रहा था, तो बार बार कह रहा था आपसे याद करने की, क्योंकि CD19 और CD23 तो उसमें भी देखने मिल जाते थे, इसलिए इतना आसान होता नहीं है। CD5 भी देखने मिल जाता है चीज़ था, तो इसलिए उतना आसान नहीं होता डिफ्रेंशिएट करना। इसलिए आप चाहते हैं कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे CD5, CD19, CD23 ये देखने को मिलता है, और मार्कर आपको पता लग गया इसके, सीधे मार्कर रहते हैं, ज़्यादा पहचानने की जरूरत नहीं है, तो ये आसान होता है बहुत पहचानना इसको मार्कर्स के नाम पे। एक स्मग्ड सेल रहती है, कॉन्वेंट रहती है, और उसके अलावा मैंने 2-4 चीज़ बताई थी, जैसे सिंपल सी बात है ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया में बताया था, कोई सी वार्म एंटीबॉडी मिलती थी ना, जो जब मैं ऑटोमिन हिमोलाइटिक में वार्म और कोल्ड एंटीबॉडी बताता था, तो वार्म एंटीबॉडी मिलती थी किसकी थी, IgG, तो वो देखने को मिल जाती थी। तो ऑटोमिन हिमोलाइटिक एनीमिया के इंसिडेंस हमको देखने को मिल जाते हैं, ये चीज़ है। फिर उसके अलावा जैसे इसकी क्लास की बात करके चलें, हालांकि आपको पूछेगा नहीं, आप पैथोलॉजी वाले बात है, मेडिसिन वाला एक्सपेक्ट पे आ जाता है वो चीज़ें, तो बाकी मैं बताया देता हूँ थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट। तो राई स्टेजिंग आती है, तो और आती है हमारी बेवेट स्टेजिंग। राई स्टेजिंग का मतलब क्या है, स्टेज 0 में, जिसका मतलब है खाली TCL की कहाँ टी, मेरा टोटल ल्यूकोसाइड काउंट खाली बढ़ी है। सिंपल सी बात है 1 और 2 में क्या रहता है हमारा, लिम्फेडिनोपैथी और स्प्लीनोमेगाली देखने को मिल गई है। देखने को मिल रही है। और 3 और 4 से मैं बात करके चलें, जिसमें एनीमिया मिलता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इंटरमीडिएट लेते हैं और हाई रिस्क लेते हैं। ये मतलब खाली बात आपको नाम पता रहना चाहिए। वैसे तो रिवेट और विविड स्टेजिंग, इसमें क्या रहता है, इसमें क्या है कि सिंपल सी बात है लिम्फेडिनोपैथी मिली है खाली, एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है, ये चीज़ है। इसमें क्या है कि लिम्फेडिनोपैथी पर वो 3 जगह से कम है, लेस देन 3 एरिया। इसमें क्या कि मोर देन 3 एरिया रह गया सेकंड स्टेज में, और एक लास्ट स्टेज में आ गया, जिसमें इसके संग प्लस में तो मिल ही रहा है, उसके साथ हमको क्या है कि एनीमिया ही देखने में मिल रहा है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी देखने में मिल रहा है। एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये USA में यूज़ की जाती है राइट स्टेजिंग, और विविड स्टेजिंग यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है। जानने लायक है नहीं है, ज़्यादातर थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपर्ट भी बताना ज़रूरी है, नहीं तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा, मतलब कि फिर ये चीज़ तो फिर यही है ना, थोड़ा तो मैं एक्स्ट्रा एक्सपर्ट हो गया, आप वैसे किताब से ही पढ़ सकते थे चीज़ों। तो फिर हम आते हैं मॉलिकुलर एक्सपर्ट पे, मेन तो जैसे होने के बाद मार्कर वाला एक्सपर्ट तो हो गया हमारा। फिर आता है मॉलिकुलर एक्सपर्ट पे, बताने की कौन सा गुड प्रोग्नोसिस है और कौन सा पुअर प्रोग्नोसिस है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले चीज़ आती है गुड प्रोग्नोसिस का, तो वो आती है तरीके से हमारा कौन सा म्यूटेशन देखने को मिलेगा। तो उसमें सबसे कॉमन आता है, इससे पूछा जाता है 13q, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बार। 13q डिलीशन होता है, वो गुड प्रोग्नोसिस रहता है हमारा। बाकी जितने भी आए, चाहे 11q 17q, ज़्यादातर 11q 17q वो रहते हैं हमारे पुअर प्रोग्नोसिस, ये चीज़ है। तो 11q से आता 11, 13, 17 याद रखा था मैंने, तो 2 करके, जैसे जो 13 था वो गुड प्रोग्नोसिस में था, याद रहा आपसे ये पूछा जाएगा 13q वाला।
तो 11q17q वाला क्या रहता है हमारा, ये डिलीशन है, ये डिलीशन में कुछ लिखा नहीं वैसे, ये डिलीशन है, डिलीशन सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ हमारे हो गए मेन चीज़। उसके अलावा वो पूछ सकता है इस तरीके से आपको कि मैकेनिज्म क्या होती है पैथोलॉजी। तो पैथोजेनेसिस में ज़्यादातर देखने को मिलता है BCl2 का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जो कि क्या कर देता है एपोप्टोसिस को घटा देता है। ये रॉबिन्स की लाइन है, ज़्यादातर जगह BCl2 को मेंशन कर रखा था, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ के लिए। बाकी रेमोलिन से बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये चीज़ आप वहीं से ही पढ़ सकते हैं। एपोप्टोसिस को घटा देता है ये चीज़ें। तो ये रॉबिन्स की लाइन है थोड़ा सा। और उसके अलावा कुछ बताया था उसने जैसे म्यूटेशन के नाम पे, तो मैं बताता हूँ एक नॉच म्यूटेशन भी देखने को मिल जाता है, रॉबिन्स में मेंशन है शायद। तो नॉच वन म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें नॉच वन म्यूटेशन देखने को मिल जाता है। और ये किस में देखने को मिलता है हमको, ट्राइसोमी 12 में, जो किस प्रकार का प्रोग्नोसिस है हमारा, थोड़ा सा इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है ये चीज़ें। सिंपल ज़्यादा तो ऐसे अब चीज़ जो हमारी एक थोड़ा सा एक से उसमें भी मेंशन है, थोड़ा सा 2-3 जगह मेंशन था, तो मैं उसको ही बताता हूँ। वो आता है हमारा डिचार्टर ट्रांसफॉर्मेशन। नोच मैंने इस अलग से इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि जब मैं उसके बारे में बताऊंगा, सिंपल सी बात है, न्यू प्लाज्मा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, न्यू प्लाज्मा वाला, तो बताऊंगा। तो ये नोच ऐसा है एक तरीके से, वो इस तरीके से न्यू प्लाज्मा को बढ़ाने का काम करता है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आपको देखिए पता नहीं लग रहा ना कि सिंपल सी बात है कौन कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। जैसे इसमें ट्रियो में बता दो मोस्ट कॉमन फैक्टर BCl2 रहता है, जैसे रोमेंस के मेंशन करता है। बाकी की नोच एक अलग से फैक्टर आ जाता है, वो ट्राइसोमी 12 में देखने को मिल जाता है ये चीज़ें। उसके लिए मैं बता दिए थे, जो फेयरडेल्फिया क्रोमोसोम वाला फैक्टर रहता है उसके बारे में बातचीत करी थी, वो कैसे बढ़ेगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। और उसके अलावा एक्यूट में जो होता है T12 वाला होता है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि वो कैसे बढ़ाता है इस तरीके से। ये चार्जर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें कहीं CLL होता है, वो क्या बन जाता है, डिफ्यूज लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में बदल जाता है। ये कौन सा, लार्ज बी सेल लिम्फोमा में बदल देता है। क्या इसका पुराना, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी वैसे थी ना, अभी खत्म हो गया। तो ये चीज़ें इतने CLL और सिंपल सी बात है AML की बातचीत, ALL के बारे में बातचीत कर ली हमने। फिर हमारा टॉपिक आता है सिंपल सी बात है कौन सा, इस तरीके से हमारा हेरी सेल ल्यूकीमिया। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको, बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, मार्कर वगैरह के नाम पे भी याद रखना नहीं है। तो इसमें क्या मिलता है, तो हेयरी सेल प्रोजेक्शन मिलेंगे सेल्स पे, उसके नाम पे भी मिल रहा है हेयरी प्रोजेक्शन ऑन सेल। सिंपल सी बात है, काफ़ी बार पूछा जाता है, फ्राइड एग अपीयरेंस पूछी जाती है, फ्राइड एग अपीयरेंस, या फिर कुछ रहता है हनीकूम अपीयरेंस। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसका, सिंपल सी बात है। और सबसे मोस्ट कॉमन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है क्योंकि बस याद रखना होता है, उसमें कुछ काफ़ी खास कन्फ्यूजन होता नहीं है। हनीकूम अपीयरेंस रहता है। ओके, बच्चे को जो तो मैं बताया CLL और वो बताया मैंने ALL, वो तो सिंपल जैसे क्लिनिकल केस में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हमारी पूरी याद है ये क्लिनिकल केस के बारे में कैंडिडेट पूछा जाएगा। मैं जैसे बताया था मैच्योर बी सेल ल्यूकीमिया होता है, मैच्योर बी सेल। तो उस वजह से मैंने बताया था उसमें प्री मेच्योर बी सेल की बात करी थी, प्री बी सेल, और टी सेल की बात करी थी। सब मेच्योर बी सेल होता है हेरी सेल, उसमें हम क्लासीफाई करते नहीं क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं वो लगाई जाती हैं, जिसलिए हम उसको क्लासीफाई कर देनी है। तो ये तो अपीयरेंस पूछता है मैं, फ्राइड एग अपीयरेंस, हनीकूम अपीयरेंस, ये थोड़ा सा याद रखना है। प्रोजेक्शन तो नहीं पूछेगा, वो पता ही लग जाएगा वो चीज़ें। और उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, सिंपल सी बात है, मेन रूप से वो पूछा जाता है इसकी स्टेन। तो स्टेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। और म्यूटेशन पूछता है स्टेन। तो स्टेन जो होता है वो हमारा होता है ट्रैप।
ट्रैप रहता है हमारा इथेरिक स्टेन, और उसका रहता है हमारा एनोक्सिन A1। ट्रैप और एनोक्सिन A1 रहता है, और म्यूटेशन के नाम पे हमको मिलता है ब्राफ म्यूटेशन। सारे के सारे एक्सपेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारी लाइन जो मैं बताइए, मैंने कुछ आलती फालतू ये सब लंबा कुछ खींचा ही नहीं है इसमें। ये चीज़ जल्दी जो सारी बताई है वो एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। ट्रैप है, ट्रैप आप याद करने के नाम पर कैसे याद करते हैं मुझे पता नहीं है। ब्राफ म्यूटेशन है, इसके बारे में भी बातचीत हम तभी करेंगे। सिंपल सी बात है, जब मैं न्यू क्लास में बताऊँगा कि ब्राफ कैसे डेवलप होता है। ब्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आ जाता है काफ़ी क्लास, जब टेबल वन नो मैं पूरी पैथोजेनिस की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा उसके न्यू क्लास में जाने की। तो इसलिए इसकी याद रखना है। अभी के लिए आपको ट्रैप याद रखना है, एनोक्सिन A1 याद रखना है मेन रूप से, कि इसके वो क्या कहते हैं, एक तरीके से मार्कर रहते हैं, और क्या कहते हैं ब्राफ म्यूटेशन देखने को मिलता है, और अपीयरेंस के नाम है फ्राइडे और हनीकॉम्ब अपीयरेंस तो याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछता है। तो एक तरीके से ये हो गया हमारा, सिंपल सी बात है, जो क्या कहते हैं लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया।